आपका स्वागत करता हूं द चैंपियन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब हो गया कि ओशियन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, चाहे वो मिनरल्स के फॉर्म में हो या फिर फिशरीज के फॉर्म में हो या फिर कुछ जो शिपिंग्स चल रही हैं उसके फॉर्म में हो, जो भी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो भी रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं ओशियन से, उसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो देखिए, अगस्त 2025 के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक वाइट पेपर निकाला था। उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, आउटलाइनिंग अ रोड मैप टू 2035। मतलब 2035 को लेकर क्या जो दिशा रहेगी, क्या हमारे फीचर्स हैं, क्या प्रोस्पेक्टस हैं, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट थी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ओशियंस पे जो भी रिसर्च, एक्सप्लोरेशन या सर्वे का जो भी काम चलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की दो एजेंसीज द्वारा चलाया जाता है। ये दो एजेंसीज कौन कौन सी हैं? एक है NIOT, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और दूसरा संस्था है नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन एंड पोलर रिसर्च। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली ओशन से रिलेटेड रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, उसने बताया था कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब है एक्सप्लोर करना और जो भी ओशियंस और सीज से रिलेटेड पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करना, जो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। किसके लिए? फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम टेरी एक इंस्टीट्यूट है उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि एक्सप्लोर एंड ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द ओशन एंड रिसर्च दैट कम्स अंडर द इंडियाज लीगल ज्यूरिसडिक्शन। पर्पस इसका क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखना और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हेंस करना। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखिए, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, लगभग 11,000 किलोमीटर की है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हो गया? ये 200 नॉटिकल मील तक का जो इंडिया के कोस्ट लाइन से जो जोन होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि जो वाइटल ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं वो इंडिया के पास से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड होता हो, या फिर रेड सी के तरफ से होता हुआ ईस्टर्न यूरोप या फिर वेस्टर्न यूरोप की ओर जाता हुआ ट्रेड हो, या फिर अफ्रीका की ओर जाता हुआ ट्रेड हो, वो इंडिया के पास से ही जाता है, इंडियन ओशन से हुई होके जाता है। प्रेजेंट में इसका करंट स्टेटस अगर हम देखते हैं तो टोटल इंडिया की जीडीपी में ऑलमोस्ट 4% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 95% इंडिया का जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो हैंडल हो रहा है विद ओशियन, मतलब समुद्र के रास्ते वो हैंडल हो रहा है। अभी हमारे इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और 200 माइनर पोर्ट्स हैं जो कोस्ट लाइन में अलग अलग जगहों पर है। एक वाधवान पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए पर्सपेक्टिव से, आप देख लीजिएगा इसको। 13वां मेजर पोर्ट है जो डेवलप हो रहा है, ये महाराष्ट्र में है। चैलेंजेस क्या हैं ब्लू इकोनॉमी के? चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस है। जैसे इन्वायरमेंटल चैलेंज में देख लेते हैं हम कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी जो है, जो टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर वो वार्म हो रहा है, इसके वजह से जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, साइक्लोन्स लगातार आ रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है, इसके वजह से कोस्ट लाइन है वो डिग्रेड हो रही है, इवन सेलेनाइजेशन भी हो रहा है। जो हेरिटेज साइट्स है, कुछ कोस्ट है, उनका इरोजन हो रहा है, ओवर फिशिंग की वजह से जो फिश स्टॉक्स है वो भी कम होता जा रहा है। पोर्ट पॉल्यूशन हो रहा है, मरीन का पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि समुद्र में चलने वाले जहाज जो ज़्यादातर जो मैक्सिमम मिनरल ऑयल्स लेके जाते हैं, कई बार लीकेज हो जाता है उनसे भी समस्या होती है। ब्लास्ट वाटर से भी जो ओशन वाटर है वो पॉल्यूटेड होता है। ओवर टूरिज्म की वजह से भी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक चैलेंज है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। कैग ने अपने 2022 की रिपोर्ट में बताया था कि कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ का
EI नॉर्म्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूशन हो रहा है, लार्ज स्केल पे वॉल्यूशन हो रहा है। पॉलिटिक और गवर्नेंस में अगर देखते हो तो गवर्नेंस में ओशंस पर अगर रेगुलेशन के लिए या फिर कंट्रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, एंड क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं पूरा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ये भी एक चैलेंजिंग है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। शिप बिल्डिंग पे अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो टोटल वर्ल्ड की शिप बिल्डिंग्स का 0.06% है। इट मीन्स कि अगर पूरे वर्ल्ड वाइड 10,000 शिप्स बन रही तो इंडिया में सिर्फ 6 शिप्स ही बन रही हैं। शिप रिपेयरिंग कैपेसिटी भी इंडिया में नहीं है प्रॉपर तरीके से। हमारे यहाँ के जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, बड़े शिप्स होते हैं, वो भी रिपेयरिंग के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए सिंगापुर जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो डीप सी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है जो एडवांस्ड हो, कि जहाँ अंडर सी हम जा सकें, एक्सप्लोर कर सकें। अभी हम फ्रांस के इफ्रेमर की एक सबमर्सिबल है नौटाइल, उससे जो है अटलांटिक ओशन में एक्सप्लोर करने गए थे। हमारे 2 जो एक्सप्लोरर थे उसमें बैठ के गए थे नीचे। तो समझ सकते हैं कि हमारा जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, वो भी नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है ही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम स्तर पे है, फंडिंग नहीं हो पाती है। जो फिशरमैन्स हैं उनको भी फंडिंग नहीं हो पा रही है। अगर बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च पे बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही एक ऐसी संस्था है जो थोड़ी बहुत फंडिंग रिसर्च पे कर देती है। प्राइवेट वेंचर कैपिटल मिल ही नहीं रहा है रिसर्च करने के लिए। सोशल और इक्विटी का एक बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जांपल जो फिशरीज का टोटल वर्कफोर्स है उसमें 72% मैक्सिमम जो 72% है वो वुमेन है। तो ये बेसिकली लो पेइंग जॉब में लगी होती है, इनफॉर्मल सेक्टर है और इनका जो वर्किंग कंडीशन होता है वो भी काफ़ी टफ होता है। कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव्स चलाए हैं जो ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये बेसिकली कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जो इंडियन कोस्ट लाइन्स को और मेरीन वाटर्स को कंजर्व करता है और उसको रेगुलेट करता है वहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि वहाँ का इकोसिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। एक स्कीम चल रही है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसका जो पर्पस है वो है फिशरीज को सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना। सागरमाला एक प्रोग्राम है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड प्रोग्राम है जिसमें पोर्ट लेवल डेवलपमेंट करना होगा। फिर डीप ओशन मिशन चल रहा है, इसका जो पर्पस है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, कि बेहतर तरीके से हम जो डीप ओशंस में जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं या फिर जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनका बेहतर तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर सकें। कुछ स्टेट केस स्टडीज हैं, वो प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन अगर हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलंग गुजरात का जो शिप ब्रेकिंग और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी यूजफुल रहा है। उसी तरीके से कम्युनिटी लेड सीवीड कल्टीवेशन उड़ीसा में हो रहा है, ये भी सस्टेनेबल कोस्टल लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज हुई है, उनका इनकम जनरेशन बढ़ा है। अंडमान निकोबार का जो सस्टेनेबल कोस्टल और मरीन टूरिज्म है, लगभग 5,000 जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये क्या करता है, ये जो कोस्टल जो बीचेस होते हैं उनको उनकी साफ सफाई और जो सैनिटेशन आदि को लेकर ये सर्टिफिकेट देता है उनको। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनको जो है पूरे वृहद स्तर पर इंडियन कोस्ट लाइन्स में डेवलप करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे बेहतर तरीके से हम जो ब्लू इकोनॉमी है उसको इन्हेंस कर सकें, उसको बढ़ा सकें और इंडियन इकोनॉमी में जो अभी 4% का उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा सकें। मैं होपफुल हूँ कि आपको जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसके होंगे वो आपको बेहतर तरीके से आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली जो ओशंस रिलेटेड रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट करना, यही उद्देश्य है इसका। इसमें जो बड़े स्तर पे मिनिस्ट्री लगी हुई है, खासकर जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है। इसके अंदर में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च।
जो NIOT है, इसका बेसिक जो काम है, इसका जो मैंडेट है वो है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो ओपन सीज है, उसमें एक्सप्लोरेशन करना, उसमें रिसर्च करना, उसमें और उन सब के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करना। जबकि जो NCPOR है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, इसका जो बेसिक काम है वो है अंटार्कटिक और आर्कटिक में रिसर्च करना, और जो जो हाई ओशियंस हैं या फिर जो ओपन ओशियंस हैं उसमें सर्वे करना। तो बेसिकली NIOT और NCPOR दोनों मिलकर ओशन, जो डीप ओशियंस हैं और इन सब में काम कर रहे हैं। NIOT जहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम कर रहा है, वहाँ पे वहीं पे जो NCPOR है वो सर्वे कर रहा है। कुछ स्कीम्स चल रही हैं, अलग अलग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NIOT जो है वो मत्स्य 6000 एक प्रोग्राम ला रहा है, जिसका पर्पस ये होगा कि मेन लेड जो डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन होगा, 6000 मीटर तक ये गहराई पे जाएंगे सबमर्सिबल के माध्यम से, और जो सबमर्सिबल होगी उसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसी तरीके से जो NCPOR है वो मैत्री चला रहा है अंटार्कटिका में, भारती चला रहा है। मैत्री सबसे पुराना है, भारती 2011 में आया था, और हिमाद्री नॉर्वे के स्वालबर्ग में चला रहा है। और इसी तरीके से हिमांस चला रहा है जो स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। फिर सागर कन्या इनका एक ओशन पोलर रिसर्च है जो बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो UPSC इनसे फ्रेम क्वेश्चन सकता है, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकता है। मैं होपफुल हूँ कि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।